हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे यानी कि कैपेसिटर और कैपेसिटर के सभी एमसीक्यू को करेंगे जो इस बार TS2 में क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। और डिस्क्रिप्शन में एक नई चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर जो है यानी कि जॉब का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया, एक समानांतर संधारित्र में अगर प्रत्येक एनोड के क्षेत्रफल को और परावैद्युतांक को आधा करे तो क्या होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या फार्मूला जो होता है दोस्तों, यानी कि एप्सिलॉन नॉट इंटू में ए और बट्टा में डी होता है। सी बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए और बट्टा में डी कहा रहा है। अब क्या कह रहा है दोस्तों, यानी कि क्षेत्रफल को कहा रहा है, एरिया को क्या कहा रहा है दोस्तों। अगर प्रत्येक एनोड के क्षेत्रफल को आधा किया जाए, है ना, क्षेत्रफल को चलिए आधा कर दिए इसको, और उसके बाद परावैद्युतांक को आधा किया जाता है, इसको भी आधा किया जाता है, तो संधारित्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो हमको बताना है। तो देखिए दोस्तों, धारिता में जो होगा यानी कि कोई परिवर्तन तो नहीं होगा, क्योंकि ये जो है दोस्तों यानी कि सी का यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन नॉट और इंटू में ए होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा ई को किस सूत्र द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ई बराबर 1/2 CV²। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है बी में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि ई बराबर 1/2 CV² होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से किस कैपेसिटर का जीवन काल अपेक्षाकृत कम होता है ना, यानी कि जिस कैपेसिटर का जीवन काल सबसे कम होता है वही हमको बताना है। तो सबसे कम जो होता है दोस्तों यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का होता है। किसका, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो सिरेमिक का ज़्यादा होता है, जबकि पेपर का भी होता है और माइका का भी ज़्यादा होता है। सबसे कम इलेक्ट्रोलाइट का होता है, जो ऑप्शन डी में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन दिया, उच्च आवृत्तियां पर सबसे बेहतर कार्य करने वाली बाईपास संधारित्र का प्रकार क्या है। उच्च आवृत्तियां पे कह रहा है ना, और उच्च आवृत्तियां पे जो कार्य करता है वो हमको बताना है। और दोस्तों यानी कि उच्च आवृत्तियां पे जो कार्य करता है वो सिरेमिक होता है। क्या होता है, यानी कि सिरेमिक होता है। ऑप्शन किस में दिया है, यानी कि सिरेमिक। ऑप्शन नंबर दिया है यानी कि सी में। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, रेडियो में गैंग कंडेंसर किस प्रकार है, यानी कि रेडियो में जो गैंग कंडेंसर होता है किस प्रकार का होता है वो हमको बताना है। और दोस्तों में यानी कि रेडियो में जो गैंग कंडेंसर होता है यानी कि वायु संधारित होता है। क्या होता है, वायु संधारित होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, यानी वायु संधारित्र। तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, अगर आपूर्ति की आवृत्ति कम हो जाती है तो कैपेसिटर रिएक्टेंस क्या होगा। आपूर्ति की आवृत्ति अगर कम हो जाता है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी कि XC बराबर 1 यानी कि 2π FC होता है। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस पूछ रहा है। और तो दोस्तों यानी कि इसमें कार्य क्या, कैपेसिटी यानी आवृत्ति कम हो जाती है, अगर फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होगा दोस्तों यानी कि बढ़ जाता है ना। ये अगर कमेगा तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि ये अगर कमेगा तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये यानी कि बढ़ जाएगा। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी अगर कमेगा यानी कि नीचे हो रहा है तो यानी कि XC का वैल्यू होगा जो इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहा जाता है वो यानी कि बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, बढ़ना। ऑप्शन नंबर बी में दिया है बढ़ना। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध संधारित्र में अपव्यय होने वाली पावर डैश होता है। तो यानी कि शुद्ध संधारित्र में जो पावर अपव्यय होता है तो लगभग यानी कि शून्य ही होता है। क्या होता है, यानी कि 0 ही होता है ना। शुद्ध संधारित्र में जो पावर यानी कि अपव्यय होता है वो शून्य होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, आज का अगला प्रश्न है, एक संधारित्र ऊर्जा डैश का उत्सर्जन करता है ना। कैपेसिटर जो किस ऊर्जा को उत्सर्जन करता है, तो देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं, कोई ऊर्जा को उत्सर्जन नहीं करता है। तो दोस्तों यानी कि कैपेसिटर जो होता है ना, कैपेसिटर जो होता है कोई ऊर्जा का यानी कि उत्सर्जन नहीं करता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन से, एक संधारित्र के आंतरिक तापन के लिए किसे जिम्मेदार माना जाता है। तो दोस्तों यानी कि आंतरिक तापन के लिए जो जिम्मेदार माना जाता है वो हमको बताना है। और यानी कि लीकेज प्रतिरोध को माना जाता है, किसको,
लीकेज यानी कि रेसिस्टेंस को यानी कि माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत आवेश के रूप में ऊर्जा को संरक्षित करने वाली मशीन की क्षमता को निर्धारित करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है या होता है। तो दोस्तों यानी कि प्रेरक का उपयोग करते हैं। किसका? यानी कि प्रेरक का उपयोग करते हैं। ऑप्शन किस में दिया है? प्रेरक। ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रेरक। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया, अभ्रक संधारित्र में डैश को छोड़कर यानी कि बाकी सभी लक्षण होते हैं। तो अभ्रक संधारित्र में किसको छोड़कर बाकी सभी लक्षण होते हैं वो हमको बताना है। शुद्ध मान, ये तो दोस्तों यानी कि बी में दिया है यानी कि निम्न हानि और निम्न यानी कि रिसाव प्रतिरोध। दोस्तों ये जो होता है यानी कि ये जो बाकी सबको छोड़कर यानी कि अस्थायी प्रचलन जो होता है यही होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जब एक डाई इलेक्ट्रिक को यानी कि विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो क्षेत्र की तीव्रता डैश होता है। तो दोस्तों यानी कि डाई इलेक्ट्रिक को जो विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इसमें यानी कि क्षेत्र का जो यानी कि तीव्रता होता है वो यानी कि घटती है। क्या होता है? घट जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, संधारित्र वोल्टता को यानी कि स्थिर रखकर यदि समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट क्षेत्रफल को बढ़ाया जाए तो प्लेट फ्लैश प्रति प्लेट के धारिता का मान डैश होता है। तो दोस्तों यानी कि ये जो होगा यानी कि बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ता है। ऑप्शन किस में दिया है? बढ़ना। ऑप्शन ए में है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों इस फार्मूला को आप लोग नहीं भूलिएगा, एप्सिलॉन नॉट ए और बट्टा में यानी कि डी को, ये हर यानी कि कैपेसिटर के क्वेश्चंस में लगने वाला है। तो इसके लिए हमेशा यानी कि इसको याद रखिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जब दो संधारित्र को समानांतर श्रेणी में जोड़े जाते हैं तो कुल धारिता कैसे परिवर्तित होता है। यानी कि समानांतर श्रेणी में कह रहा है। तो दोस्तों यानी कि समानांतर श्रेणी में जोड़े जाने पर कुल धारिता यानी कि बढ़ जाता है। क्या होता है? यानी कि बढ़ जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? बढ़ना। ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि छत के पंखे की मीटर के लिए सामान्यतः उपयोग किए जाने वाला संधारित्र का मान 2.3 माइक्रोफैराड है। उपयोग किए जाने वाले संधारित्र सामान्यतः डैश प्रकार का होता है। तो दोस्तों यानी कि किस प्रकार का संधारित्र होगा? 2.3 माइक्रोफैराड वाला। तो ये संधारित्र जो होगा यानी कि पेपर कैपेसिटर होगा। क्या होगा? यानी कि पेपर कैपेसिटर होगा। ऑप्शन किस में दिया है? पेपर कैपेसिटर। ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, एक परिवर्तित धारिता हुआ है जिसकी धारिता डैश होती है। तो दोस्तों यानी कि परिवर्तित धारिता जो होता है वो हमको बताना है। और परिवर्तित धारिता जो होता है दोस्तों वो यानी कि समय के साथ बदलती है। क्या होता है? यानी कि टाइम के साथ यानी कि बदलता रहता है। ऑप्शन किस में दिया है? टाइम के साथ बदलना। ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, यानी कि एक इलेक्ट्रोलाइटिंग कैपेसिटर प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिंग कैपेसिटर जो प्रयोग करते हैं किस में प्रयोग करते हैं वो हमको बताना है। और इलेक्ट्रोलाइटिंग कैपेसिटर ओनली फॉर डीसी में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ओनली डीसी में प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है डीसी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी में इसका उपयोग नहीं करते हैं, नहीं दोनों में करते हैं, ओनली फॉर डीसी में करते हैं। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन दिया, संधारित्र की परावैद्युत हानि को डैश के रूप में यानी कि मापा जा सकता है ना। तो संधारित्र की परावैद्युत हानि को जो मापेंगे वो हमको बताना है। और दोस्तों संधारित्र की परावैद्युत को मापेंगे यानी कि शेयरिंग ब्रिज के द्वारा। किसके द्वारा? यानी कि शेयरिंग ब्रिज के द्वारा, शेयरिंग सेतु के द्वारा, उसी को ब्रिज कहा जाता है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन यानी कि बी में दिया है शेयरिंग ब्रिज का। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि एक विद्युत प्रवाह का स्रोत एक कैपेसिटर से जुड़ा होता है। तो ये विद्युत प्रवाह का जो स्रोत जुड़ा होगा कैपेसिटर के माध्यम से कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, एक कैपेसिटर विरोध करता है। तो दोस्तों यानी कि कैपेसिटर जो विरोध करेगा वो यानी कि वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, वोल्टेज जब परिवर्तन होता है तो उसी का यानी कि विरोध करता है। ऑप्शन किस में दिया? वोल्टेज परिवर्तन का विरोध। ऑप्शन नंबर बी में है। राइट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी इज द बेस्ट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन एक निष्क्रिय अवयव है?
तो दोस्तों यानी कि निष्क्रिय अवयव के बारे में हमको बताना है। और निष्क्रिय अवयव जो होता है यानी कि संधारित होता है। कौन सा होता है? यानी कि संधारित होता है। जो ऑप्शन किस में दिया है संधारित? ऑप्शन नंबर यानी कि सी में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से धारिता परिपथ में धारा वोल्टेज से क्या होता है वो हमको बताना है। धारिता में कह रहा है दोस्तों, और धारिता में जो होता है ना, धारा यानी कि क्या कह रहा है दोस्तों, यानी कि धारिता परिपथ में धारा वोल्टेज से क्या होता है, आगे होता है या पीछे होता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि इस परिपथ में यानी कि आगे होता है। वोल्टेज से धारा क्या होता है, यानी कि आगे रहता है। ऑप्शन किस में दिया है आगे रहना? ऑप्शन बी में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि धारिता वोल्टेज एवं आवेश किस प्रकार संबंधित है। तो Q बराबर यानी कि क्या होता है दोस्तों, Q बराबर जो होता है यानी कि C इंटू V होता है, कूलम इंटू वोल्टेज। ऑप्शन किस में है? ऑप्शन ए में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रविद्युतांक सामर्थ्य की इकाई क्या है। किसका पूछ रहा है? प्रविद्युत सामर्थ्य का इकाई हमसे पूछ रहा है। और प्रविद्युत सामर्थ्य का इकाई जो होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट प्रति यानी कि मीटर होता है। ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन दिया, एक संधारित्र से प्रवाहित धारा होता है आई बराबर क्या होता है दोस्तों? आई बराबर यानी कि डी आई बाई डी टी होता है, या डी वी बाई यानी कि डी टी होता है। ठीक है, आई बराबर जो होगा दोस्तों यानी कि आई बराबर जो होगा सी टी वी बाई यानी कि डी टी। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में है। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ हम लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग इसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है।